नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज गुप्ता आप सभी का फिर से फर्स्ट स्टेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी ने मेरे पहले वीडियो में बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, जिससे मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ और आज मैं आप लोगों के समक्ष नया कंटेंट मध्य प्रदेश का गठन अच्छा सा कंटेंट तैयार करके आपके सामने लाया हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आगे भी है आपका प्यार और रिस्पांस ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों, पिछली क्लास में कुछ फैक्ट जो है हमारे छूट गए थे, उन पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो आज का हमारा नया टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन, उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने जो है ये राज्य फसल सोयाबीन जो है हमारी उसको हमने चर्चा ही नहीं की थी उस पर, तो आज हम उस पर चर्चा कर लेते हैं विस्तृत। हमारी राज्य फसल मध्य प्रदेश की राज्य फसल सोयाबीन है, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। ठीक, इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 38 से 40%। इसी कारण सोयाबीन को शाकाहारी मनुष्यों के लिए मांस भी कहा जाता है, अर्थात सोयाबीन की तुलना मांस से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है इसमें। दोस्तों, सोयाबीन के तेल में लिनोलिक अम्ल पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सोयाबीन के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ हम बताएंगे कि लिनोलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन को मध्य प्रदेश का पीला सोना भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर सोयाबीन से संबंधित राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो कि इंदौर में अवस्थित है, और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना या संयंत्र जो है हमारे उज्जैन में अवस्थित किया गया है। फिर राज्य पशु की चर्चा की थी हमने। राज्य पशु के बारे में बताया था कि हमारा राज्य पशु है बारहसिंघा, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंने बताया था रूसवर्स डुआउसेली। यह सर्वाधिक कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उनमें उसकी प्रजाति कौन सी है? तो ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा सर्वाधिक पाए जाते हैं, है ना। इनका मैंने क्षेत्रीय नाम नहीं बताया था उस दिन। तो बारहसिंघा का क्षेत्रीय नाम है, यदि वह नर बारहसिंघा है तो उसको गोइंजक के नाम से जाना जाता है, और यदि वह मादा बारहसिंघा है तो उसको गावनी के नाम से जाना जाता है। फिर राज्य पुष्प में एक छूट गया था पॉइंट। राज्य पुष्प हमने बताया था सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली यह एक 6 पंखुड़ियों वाला पुष्प है, ठीक, और इसको क्षेत्रीय नाम मैडोना लिली है, इसको अर्थात अन्य नाम मैडोना लिली के नाम से भी जाना जाता है। राज्य नाट की चर्चा की थी हमने। राज्य नाट में बताया था कि माच या माचा है हमारा राज्य नाट। इसमें एक फैक्ट ये छूट गया था कि मैंने बताया था कि राजस्थानी जो ख्याल लोक नाट्य है उसका कुछ प्रभाव हमारे राज्य नाट माच में दिखाई पड़ता है। उसी संदर्भ में एक इतिहासकार हुए हमारे डॉक्टर रघुवीर सिंह जी, उन्होंने जो है ख्यालों को माचों का जनक कहा है। ठीक, फिर मैंने चर्चा की थी राज्य प्रतीक अधिनियम 1981, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के गठन के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, है ना, इस अधिनियम को पारित किया गया था 1981 में। उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे श्री अर्जुन सिंह जी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको पुट अप कर दिया। तो मुख्यमंत्री थे हमारे अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी को मध्य प्रदेश की राजनीति का भीष्म पितामह या चाणक्य भी कहा जाता है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, सभी कंठस्थ हो जाए आपको। 1981 में राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे हमारे BD शर्मा जी, जिनका पूरा नाम था भगवत दयाल शर्मा। फिर हमने एक चर्चा की थी पिछली क्लास में, IUCN के बारे में बताया था मैंने। उनका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना और स्थान मुख्यालय की चर्चा हमने नहीं की थी। तो इसकी स्थापना कब की गई? 5 अक्टूबर 1948 को। स्थान कहाँ किया गया? इसकी स्थापना फॉन्टेनब्लेउ फ्रांस में की गई। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, यही एक संस्था ऐसी है जो विलुप्त प्राय प्राणियों की या जीवों की एक रेड डाटा सूची
जारी करती है, जिसमें मैंने बताया था कि हमारा जो राज्य मछली है महाशेर, उसको भी सन 2012 में इसी के द्वारा जो सूची जारी की गई थी उसमें विलुप्त प्राय जीवों में उसको सम्मिलित किया था। ये हो गई हमारे प्रीवियस वीडियो में जो छूटे हुए कुछ फैक्ट्स थे उनकी हमने चर्चा कर ली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों आइए आज शुरू करते हैं हम आज का नया चैप्टर, मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन। सिलेबस में मैंने चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश के गठन एवं पुनर्गठन को हम 4 आधारों में बांटकर चर्चा करेंगे। ठीक, 4 भागों में। एक था आज़ादी से पूर्व, आज़ादी से पूर्व की चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ कैसी थी, कैसे अस्तित्व में आया। आज़ादी से पूर्व में हम चर्चा करेंगे लगभग 1817 से 1947 तक की चर्चा। फिर 1947 से 1956 मध्य प्रदेश के गठन की स्थिति तक की हम चर्चा करेंगे। फिर 1956 से 2000 तक की चर्चा करेंगे, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। फिर हम 2000 से वर्तमान स्थिति में पहुंचेंगे, हमारी वर्तमान स्थिति कैसी है इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज़ादी से पूर्व घटनाक्रम को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमारा जो वर्तमान का मध्य प्रदेश है उस पृष्ठभूमि पे पहले जो है मराठों और मुगलों का शासक हुआ करता था। तो उनसे जो ब्रिटिशर्स को उनने कब कब प्रांतों को जीता और अपने प्रांत में शामिल किया उन क्षेत्रों को, उनकी चर्चा हम इस पे करेंगे। और वहाँ से अर्थात 1917 से लेकर 1947 तक की यात्रा हम यहाँ प्रारंभ करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। 1918 में लगभग 1818 में 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसमें मराठाओं की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई और अंग्रेज़ों ने मराठों को सहायक संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः मराठा जो है कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से सहायक संधि करने के लिए विवश हो गए और सहायक संधि के तहत ही अंग्रेज़ों को मराठों में उस समय सागर, दमोह और निर्बुद्दा, जो कि हमारा वर्तमान का नरसिंहपुर, जबलपुर,
है ना, करेली गाड़रवारा वाला भाग जो है ये नारबुद्दा पहले नेरबुद्दा के नाम से जाना जाता था। तो इसको सहायक संधि के तहत अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया। ठीक, और उस समय जो है जो भी प्रांत हुआ करते थे ब्रिटिश प्रांत, वो कई प्रांतों में बटे थे, जैसे सेंट्रल प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस और नॉर्थ प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो इन तीनों को अधिकार करने के बाद, अपने अधीन करने के बाद उत्तरी, पश्चिमी प्रांत अर्थात नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को दे दिए गए ये तीनों क्षेत्र। फिर हम नागपुर की चर्चा कर लेते हैं अगली कड़ी में। नागपुर की स्थिति क्या थी? तो जब ये सहायक संधि हुई थी उस समय लगभग नागपुर का क्षेत्र, जो राज्य नागपुर का राज्य था, वो भी मराठाओं के ही अधीन था। और चूंकि यहाँ उन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी या अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसी के तहत नागपुर में जो है 1853 में क्या हुआ, वहाँ के शासक थे राघोजी तृतीय। इनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और इनका कोई पैतृक उत्तराधिकारी नहीं होता है, जिस कारण से व्यपगत का सिद्धांत या इसी को बोलते हैं हड़प नीति, या इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत उत्तराधिकारी ना होने के कारण अंग्रेजों को आधार मिल गया और व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को उन्होंने हड़प लिया या अपने अधीन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अगली कड़ी में 1861 में हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1861 का अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया, जो ये पूर्व विजित प्रांत थे, क्षेत्र थे, कौन कौन से क्षेत्र थे, सागर, दमोह, नेरबुद्दा एवं नागपुर को मर्ज कर दिया गया, ब्रिटिशर्स द्वारा मिला दिया गया और एक नए प्रांत सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत की स्थापना की गई। ठीक, तो इस प्रकार जो है 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना हुई। ये डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। MPSI में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आइए हम बरार की स्थिति देख लेते हैं कि उस समय बरार की स्थिति क्या थी और कैसे जो है ब्रिटिशर्स को बरार प्राप्त हुआ। बरार पहले जो वर्तमान में महाराष्ट्र का पार्ट है, पहले वह हैदराबाद रियासत का एक भाग हुआ करता था। हैदराबाद
रियासत का एक भाग हुआ करता था। हैदराबाद के निज़ाम हुआ करते थे उस समय। हैदराबाद के एक निज़ाम थे, महबूब अली खां, या इन्हीं को आसफ जहां सिक्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया कि बरार क्षेत्र को ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों को 25 लाख रुपए सालाना रेंट पर दे दिया या किराए पर दे दिया। कब दिया? 5 नवंबर 1902 को। 5 नवंबर 1902 को हैदराबाद के निजाम महबूब अली खां, जिन्हें आसफ जहां सिक्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 25 लाख रुपए सालाना पर बरार क्षेत्र को जो है अंग्रेजों को किराए पर दे दिया। ठीक, उसके अगले साल 17 सितंबर 1903 को भारत के गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने यह घोषणा की, कब की? 17 सितंबर 1903 को, कि बरार जो है वह अब सेंट्रल प्रोविंस का भाग होगा। ठीक, तो कब की घोषणा? 17 सितंबर 1903 को यह घोषणा की कि बरार अब जो है सेंट्रल प्रोविंस का एक भाग होगा। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1903 को बरार को सेंट्रल प्रोविंस में मिला लिया गया। सेंट्रल प्रोविंस में बरार को 1 अक्टूबर 1903 को मिला लिया गया। अंततः अगली कड़ी में 24 अक्टूबर 1936 को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की स्थापना की गई। ये जो पूर्व के क्षेत्र थे सेंट्रल प्रोविंस और बरार को मिलाकर, साथ ही कुछ प्रांत छत्तीसगढ़ के थे, छत्तीसगढ़ प्रांत को मिलाकर, विदर्भ प्रांत को मिलाकर, और यहाँ बघेलखंड वाला क्षेत्र हो गया थोड़ा सा ऊपर वाला, तो इन सब क्षेत्रों को मिलाकर 24 अक्टूबर 1936 को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की स्थापना हुई। ठीक, ये हो गई हमारी आज़ादी से पूर्व की स्थिति मध्य प्रदेश की। अपन सेंट्रल प्रोविंस तक की चर्चा की है ना। इसके पश्चात 1947 में हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत आज़ाद होता है, और भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे उन पर उनका विभाजन करके 2 देश भारत और पाकिस्तान बनाए जाते हैं। और उस समय कुल 552 रियासतें हुआ करती थी, जिनके सामने 3 विकल्प थे, या तो वो भारत में मिल सकती थी, या तो पाकिस्तान में मिल सकती थी, या तो वह स्वतंत्र रह सकती थी। ये प्रावधान माउंटबेटन योजना में किया गया था। है ना। तो ये 3 ऑप्शन थे देसी रियासतों के बीच। कितनी रियासतें थी टोटल? उस समय थी हमारी 552 रियासतें।
552 रियासतें, इनके पास 3 ऑप्शन थे, जैसे मैंने बताया कि या तो ये भारत में विलय कर सकते थे अपना, या तो पाकिस्तान जा सकते थे, या तो वे स्वतंत्र रूप से रहकर अपने प्रशासन संचालित कर सकते थे, जो कि एक वल्लभ भाई पटेल जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो भारत की एकता की ओर अग्रसर थे, है ना। उन्होंने देसी रियासतों को मिलने के लिए मिलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा उनके सामने कि आप सभी जो है भारत में मिलिए। प्रथम दृष्टया उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक अच्छी रणनीति बनाई और उन्होंने उनसे बात की और एक प्रस्ताव रखा कि आप हमें अपने 3 क्षेत्र संचार, सुरक्षा या सेना और विदेश नीति, इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित अधिकार आप हमें दे दीजिए, बाकी आप स्वतंत्र रूप से अपना प्रशासन अपने हिसाब से चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रस्ताव को 552 रियासतों में से 549 रियासतों ने स्वीकार कर लिया, है ना, स्वीकार कर लिया और भारत में मिलने के लिए तैयार हो गई। किंतु शेष 3 रियासतें जो थी, 3 रियासतें कौन कौन सी थी? कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत। इन तीन रियासतों ने विलय करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र ही अपना शासन रहेंगे, अर्थात हम स्वतंत्र रहेंगे। फिर इसमें क्या हुआ, यहाँ के राजा हुआ करते थे हरि सिंह। 26 अक्टूबर 1947 की रात की घटना थी। 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कुछ घुसपैठी कश्मीर में आक्रमण कर दिए, है ना। इसके तहत जब इन्हें पता चला तो उन्होंने विलय पत्र, अपने प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे बात की और विलय पत्र पर साइन करने के लिए तैयार हो गए। तो अर्थात कब विलय पत्र पर साइन किया उन्होंने? 26 अक्टूबर, रातों रात 26 अक्टूबर 1947 को ही हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया और कश्मीर हमारे भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद जूनागढ़ रियासत जो कि सौराष्ट्र गुजरात का प्रांत था, एक प्रांत हुआ करता था। इसके शासक हुआ करते थे मीर उस्मान अली खां। इसके शासक थे मीर उस्मान अली खां। ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, किंतु वहाँ की वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, वहाँ एक जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह अर्थात जैसे हमारे कहीं किसी क्षेत्र में 1 लाख लोग रह रहे हैं, उन सभी से राय ली गई कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, भारत में जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में जाना चाह रहे हैं या स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं। तो जब जनमत संग्रह कराया गया तो अधिकांश लोगों का मत यह था कि वह भारत में मिलना चाहते हैं। तो 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के तहत भारत में जूनागढ़ को मिला लिया गया। फिर थी एक हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत में वहाँ के निज़ाम हुआ करते थे दोस्तों, एक करेक्शन कर लीजिएगा, जो मीर उस्मान अली खान मैंने बताया, मीर उस्मान अली खां वो हैदराबाद रियासत के निज़ाम थे। यहाँ का शासक था मोहम्मद महावत खान।
जूनागढ़ रियासत का शासक कौन था? मोहम्मद महावत खान। ठीक। और हैदराबाद रियासत का उस समय निज़ाम हुआ करता था मीर उस्मान अली खां। इसने भी भारत में विलय करने से स्पष्ट मना कर दिया था, किंतु वल्लभ भाई पटेल जी नहीं माने और पुलिस कार्यवाही कराई, और पुलिस कार्यवाही के तहत जो है हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। ठीक, ये तो हो गई हमारी रियासतों की चर्चा। अब आइए 1947 का मैप अपन देख लेते हैं। आप सभी भी बनाने का प्रयास करिएगा। सॉरी। ऐसा कुछ था हमारा वर्तमान का मध्य प्रदेश, ऐसा कुछ है। ये हमारा छत्तीसगढ़ वाला प्रांत था। यहाँ इंदौर रियासत थी, ये ग्वालियर रियासत, यहाँ रीवा रियासत, ये आपका था सेंट्रल प्रोविंस, एंड बरार, ये महाकौशल का क्षेत्र था। ये बघेलखंड का क्षेत्र था। ये छत्तीसगढ़, ये दंडकारण्य, ये हमारा क्षेत्र था विदर्भ या नागपुर, यही क्षेत्र था। और ये था हमारा बरार, ये था बरार। यहाँ थी भोपाल रियासत।
आप सभी ने बना लिया ये मैप। ये था हमारे 1947 का मैप। 1947 की स्थिति थी ऐसी, ठीक। फिर ये जो रियासतें हुआ करती थी इनको मिलाया गया, ग्वालियर रियासत और इंदौर रियासत और ग्वालियर रियासत को, और इसका नाम कर दिया गया मध्य भारत। कब किया गया? 28 मई 1948 को, 12 मार्च 1948 को ये विंध्य प्रदेश बना दिया गया। विंध्य प्रदेश बना दिया गया और इन सब क्षेत्र को पूरा मिला दिया गया, अर्थात ये जो ये डैश डैश लाइन है, ये पूरा मिलाकर पूरा क्षेत्र जो है ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की स्थिति हो गई। फिर 1950 में जब हमारा संविधान जो है लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इन सब क्षेत्रों को मिलाकर पार्ट ए, ये पूरे भाग को मिलाकर पार्ट ए बना दिया गया, इसको पार्ट बी बना दिया गया और इसको पार्ट सी बना दिया। किस आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो आधार क्या था? आधार जो था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में पार्ट ए में शामिल कर दिया गया। जहां देसी रियासतें थीं उसको पार्ट बी में शामिल कर दिया, और पार्ट सी में देसी रियासतें तो थी लेकिन ये कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। यहाँ प्रशासन जो है अंग्रेज ही किया करते थे कमिश्नरी के माध्यम से, तो उसको पार्ट सी में बांट दिया गया। 50 के बाद मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो आइए हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। पार्ट ए में हमारा मिलाया गया सेंट्रल प्रोविंस का क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, इसमें छत्तीसगढ़ का प्रांत भी मिलाया गया, छत्तीसगढ़, नागपुर का क्षेत्र था ही, विदर्भ का क्षेत्र, दंडकारण्य और बघेलखंड, इन पूरे क्षेत्रों को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया। फिर पार्ट बी में क्या था? पार्ट बी में और इसमें लगभग ऐसे ही मिलाकर कुल 15 रियासतें थीं, अर्थात पार्ट ए का निर्माण जो है लगभग 15 रियासतों से को मर्ज करके पार्ट ए का गठन किया गया। पार्ट बी में लगभग 25 रियासतें थीं, उनमें से मुख्यतः इंदौर रियासत, ग्वालियर रियासत, इत्यादि रियासतें थीं। इनमें से कुल मतलब 25 रियासतें मिलाकर पार्ट बी का गठन किया गया, ठीक। फिर पार्ट सी में सबसे ज़्यादा रियासतें थीं, 38 रियासतें। इनमें जैसे रीवा रियासत थी, पन्ना रियासत थी, बुंदेलखंड रियासत थी, इस प्रकार ऐसी छोटी छोटी 38 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी का गठन किया गया, पार्ट सी बनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पार्ट ए में कितने रियासतें थी? तो 15 रियासतें थी। पार्ट बी में कितनी रियासतें थी? 25। और पार्ट सी में कितनी रियासतें थी? तो 38 रियासतें थी, ठीक। पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर बनाई गई थी। पार्ट बी की राजधानी, 2 राजधानियां थीं, इंदौर और ग्वालियर। पार्ट बी अर्थात बी मतलब होता 2, इसकी 2 राजधानियां थी, याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। 6 माह इंदौर और 6 माह ग्वालियर।
है ना। फिर पार्ट सी में, पार्ट सी की राजधानी थी हमारी ये रीवा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल रहे हैं कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी, नागपुर। पार्ट बी की राजधानी दो थी, एक थी इंदौर, एक थी ग्वालियर। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंदौर और शीतकालीन राजधानी थी ग्वालियर। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी। पार्ट सी की राजधानी क्या थी, पार्ट सी अर्थात विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश की राजधानी थी हमारी रीवा। भोपाल अभी तक अलग था। भोपाल को जो है 1 जून 1949 को, भोपाल को 1 जून 1949 को वहाँ के निजाम हुआ करते थे हमीदुल्ला खां। उन्होंने क्या किया, वो भी विलय करने से मना कर दिए थे। ये फैक्ट छूट गया था, लिख लीजिए कहीं भी आप। हमीदुल्ला खां वो विलय करने से मना कर दिया उन्होंने, जो एक जवाहरलाल नेहरू के सामने बड़ी चुनौती बन के आई, क्योंकि चूंकि यह मध्य प्रदेश के लगभग सेंटर में था और ये स्वतंत्र रहना चाहता था, है ना, ये अलग अपना प्रशासन करना चाहता था। तब उसकी अगली कड़ी में प्रजामंडल आंदोलन कराया गया और प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में आकर जो वहाँ भोपाल के शासक थे, निजाम थे हमीदुल्ला खां, वो फिर उन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दिया या सहमत हो गए। अर्थात 1 जून 1949 को भारतीय संघ में प्रजामंडल के दबाव पर आकर भोपाल को भारतीय संघ में मिला लिया गया। ठीक, तो इस समय भी भोपाल जो है अलग था, पार्ट सी का ही भाग था। जब विभाजन हुआ तो भोपाल पार्ट सी का ही भाग था। ठीक, और उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शंभू शरण। ये हो गई हमारी क्षेत्रीय स्थिति। अब थोड़ा सा राजनीति में देख लेते हैं कि राजनीति में क्या क्या चेंजेस आए। उन्नीस 1950 में पार्ट ए के, चूंकि ये ब्रिटिश प्रांत था तो यहाँ चुनाव होते थे, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल। यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे ई राघवेंद्र राव। राघवेंद्र राव। ठीक, पार्ट बी चूंकि देसी रियासतें थी इसलिए यहाँ और 2 प्रमुख राजवंश थे, इसलिए यहाँ राज प्रमुख, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ना होकर राज प्रमुख और उपराज प्रमुख का पद था। तो राज प्रमुख किसे बनाया गया, जीवाजी राव सिंधिया को। जीवाजी राव सिंधिया को यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया और उपराज प्रमुख यशवंत राव होलकर को बनाया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन निकलते हैं कि पार्ट बी के राज प्रमुख कौन थे। पहले राज प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया और उपराज प्रमुख कौन थे, यशवंत राव होलकर। पार्ट सी में भी जो है राज प्रमुख, पार्ट सी 2 भागों में विभाजित था। एक था बघेलखंड, एक था बुंदेलखंड। बघेलखंड के
राज प्रमुख बनाया गया था, बुंदेलखंड से राज प्रमुख चुने गए थे मार्तंड सिंह, और बुंदेलखंड से उपराज प्रमुख बनाए गए थे यादवेंद्र सिंह। ये हो गई हमारी 1950 की स्थिति। ठीक, अब अगली कड़ी में हम 1952 की स्थिति देखते हैं, चुनाव के बाद। 1952 में हमारे यहाँ चुनाव हुए। पानी की बोतल देना। तो हम 1952 में चुनाव हुए। उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा कर लेते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। मुख्यमंत्री हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी ही थे। शुक्ल जी ही थे। राज्यपाल ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव। पार्ट बी में चेंजेस है। पार्ट बी में भी मुख्यमंत्री चुना गया और राज्यपाल चुने गए। मुख्यमंत्री थे यहाँ के हमारे लीलाधर सेठ, और राज्यपाल थे हमारे तखतमल जैन। हमारे राज्यपाल थे तखतमल जैन। पार्ट सी अभी भी बघेलखंड और बुंदेलखंड में विभाजित था। बघेलखंड में राज प्रमुख हुआ करते थे अवधेश प्रताप सिंह, और यहाँ थे कामता प्रसाद। बुंदेलखंड के थे कामता प्रसाद चुने गए थे। ठीक, ये अतिरिक्त जानकारी है। समझ में आई हो तो ठीक, नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम उसका निराकरण अगली क्लास में करेंगे। आप सभी को आज तक का यहीं रखते हैं। आप सभी को क्लास पसंद आई हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और जो भी डाउट्स हों प्लीज़ कृपया करके कमेंट के माध्यम से हमें अवगत ज़रूर कराएं, ताकि हम उस पर करेक्शन कर सके, या कोई पॉइंट छूटा हो या कोई फैक्ट छूटा हो तो हमें भी जानकारी हो जाएगी, है ना। धन्यवाद।